कोई एक बेस्ट मैसेज जो आप मैथ्स के स्टूडेंट को बीइंग अ मैथ्स टीचर देना चाहें ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स देर से जागते हैं या जो बच्चे खुद देर से जागते हैं, कोई ऐसा टाइम टेबल जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है कंडक्ट, ठीक है, आप तो सारे बच्चों ने सेम आंसर निकाला होगा उनका। अगर नंबर लाना इतना ही आसान हो जाएगा 80 आउट ऑफ 80, तो उस 80 मार्क्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं 10th बोर्ड के लिए बोलूंगा कि अभी हमारे पास दिसंबर जनवरी है और में से एक पार्ट आता ही आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे जरूर उन बच्चों के लिए जानना चाहूंगी जो कुछ ना कर सकें लेकिन इन टॉपिक्स को तो पास होने के लिए कम से कम कर ही लेते हैं। राइट। 10th क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, 9 10th दोनों ही। 9 10th में बेसिकली 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास में अगर जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं किया, अब वो जैसे 2-3 मंथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें 3rd 4th क्वेश्चन ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज लर्न करनी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज लर्न करने, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग मार्क्स है वो उसमें, स्टैटिस्टिक्स 3 फॉर्मूलाज हैं। स्टैटिस्टिक्स में अगर हम उनको क्वेश्चन को बस 1-2 बार भी कर लेंगे तो वो सेम पैटर्न एज 10 साल से वो चले हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ना स्टैंडर्ड और बेसिक का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि सीबीएसई ने थोड़ा सा सिलेबस कटेल कर दिया है कि जिससे बच्चों पे प्रेशर कम हो जाए। लेकिन सीबीएसई ने जो प्रेशर कम किया है बच्चों पे वो पढ़ने के लिए किया है, लेकिन बच्चे वो टाइम यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे। लेकिन वो जो सिलेबस जो है हमारा वो कटेल किया, लेकिन अब जो सिलेबस कटेल किया एटलीस्ट उसमें बच्चे परफॉर्म कर पाए। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी जो 2.5 एक्सरसाइज है ओल्ड बुक्स में, उसमें आइडेंटिटीज a + b स्क्वायर, a - b स्क्वायर, a क्यूब - b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, ये क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। प्रोबेबिलिटी है उसमें, हेरोन्स फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हेरोन्स फार्मूला सिंगल फार्मूला उसको लर्न करना है। तो अभी जैसे बच्चे अगर ये टॉपिक्स भी अगर करते हैं तो उनका ना बेसिक स्टार्ट हो जाएगा बनना और 10th क्लास में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 10th क्लास के जो टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर का बेसिक्स एटलीस्ट फॉर्मूला बच्चों को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। अब जो क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन होता है वो क्वेश्चन पेपर होता वो एनसीईआरटी से ही डिजाइन है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो यूएसए के मैथ्स से आ रहा है या फिर कोई अदर फॉरेन कंट्री से उसका मैथ्स का पेपर बच्चों को दे रहे। अब बच्चों को फियर लगता है अरे पेपर बाहर से आया है, अरे पेपर बहुत टफ है। टफनेस क्यों है बच्चे की? क्योंकि बच्चे ने उस लेवल तक का नहीं पढ़ा, बच्चे ने उस चैप्टर का बेसिक्स नहीं किया, इसलिए वो बच्चों को डर लगता है। तो अंकित जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अचानक से ही पेरेंट्स भी 10th में ही जागते हैं, उन्हें लगता है अब बोर्ड है, अब बच्चों को तैयारी करनी है। उससे पहले कुछ पेरेंट्स सो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि 10th के लिए आपको जो बेस बनाना है वो 6 से ही उसकी शुरुआत होती है। राइट। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स देर से जागते हैं या जो बच्चे खुद देर से जागते हैं, कोई ऐसा टाइम टेबल जो उन्हें फॉलो करना चाहिए मैथ्स के लिए? स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि मैथ्स उनके लिए इजी हो जाए, एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स इजीली ला सके। ऐसे सच कोई टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं 1 दिन फॉलो करूंगा, 2 दिन फॉलो करूंगा, 3rd डे मेरा वही नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। टिप्स समझ लीजिए। टिप्स जैसे अब होता क्या है कि टाइम टेबल ना हर दिन चेंज होगा आपका, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस शेड्यूल बढ़ेगा ना। तो अभी आपने टाइम टेबल में लिखा कि मैं 1 आवर मैथ्स कर रहा हूँ, तो लेकिन होगा 1 हफ्ते बाद आप उस 1 आवर को 1.5 घंटे में कर रहे हो मैथ्स, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो टिप्स मेरे लिए यही रहेगी कि आप जैसे अब 10th की स्टार्टिंग की बात करेंगे तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है समझने का। अगर आप अब 10th की बात करेंगे तो उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, ठीक है। अगर मैं 10th के स्टार्टिंग में बात करता हूँ कि अब 10th में बच्चा आ गया, अब ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स कि बच्चे ने 9th में क्या स्कोर किया, कितना बेसिक कितना बेसिक्स नहीं है, अब बच्चा 10th के स्टार्टिंग में, अब पेरेंट्स जागे कि पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है अब बच्चा 10th में हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी है। तो अब बच्चे ने जो 9th में जिस तरीके से पढ़ा वो प्रोडक्टिविटी नहीं आई उसकी। बच्चे ने मेहनत करी नो डाउट, पेरेंट्स ने फीस दी है, स्कूल में फीस दी, पेरेंट्स ने खर्चा किया, लेकिन बच्चे का एज पर रिजल्ट नहीं आया। अब
इसी के अंदर ना बहुत ही है छोटी सी चीज लेकिन बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। अब पेरेंट्स ने बोला कि रिजल्ट नहीं आया, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स। अब अगर नंबर लाना इतना ही आसान हो जाएगा 80 आउट ऑफ 80, तो उस 80 मार्क्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। टॉपर्स एक दो ही होंगे, ठीक है। अब जो पेरेंट्स ने कहा कि अब हर पेरेंट्स को ना फुल चाहिए नंबर 72 आ गए सर, थोड़ा सा कम रह गया, अभी नंबर नहीं आया, अभी 78 आ जाए सर, 2 नंबर आ गए। ये सिली मिस्टेक करता है। उसके देखो कितने अच्छे नंबर आए हैं, एक्स के देखो कितने अच्छे नंबर आए हैं, टॉप 80 आउट ऑफ 80 गए हैं। मैम ये चीजें बच्चों को डीमोटिवेट करती हैं। अपने बच्चे को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना। जो क्वालिटी आपके बच्चे की है ना, वो किसी और की नहीं हो सकती। जो सर्कमस्टांसेस, जो घर का बिहेवियर, जो घर के सराउंडिंग्स वो बच्चा फेस करेगा, वो कोई और बच्चे के अलग होंगे। हर किसी के बच्चे के अलग अलग है। circumstances अगर बच्चे ये कह दे कि आप पापा आपके फ्रेंड तो अब अमेरिका में है और आप तो यहाँ पे नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो वो कितना गलत हो जाएगी वो चीजें। अब वो कंपैरिजन, अब बच्चे कुछ बोलते नहीं है, बच्चे कुछ समझते नहीं है, लेकिन उनको ना अंदर ही अंदर ना ये लगता है कि 78 नंबर लाके भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को डांटा, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वो फ्रेंड्स के साथ खड़े होंगे ना अपने, यार मेरी मम्मी ना कभी खुशी नहीं होती, मेरे पापा ना हमेशा डांटते हैं कि 78 इतनी मेहनत करी। अगली बार क्या होगा, उसको पता है कि चाहे मैं 78 लिया चाहे 75 लिया, डाउट उतनी पढ़नी है तो बच्चा छोड़ देगा पढ़ाई। तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट करती हैं कि बच्चे का मोटिवेशन पेरेंट्स कैसे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग से बच्चों को छोटी छोटी चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है जनरली कि पेरेंट्स को भी कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है उस टाइम पर। तो अगर उस टाइम पर पेरेंट्स को गाइड करने वाला मिल गया या मेंटोर बच्चे को ऐसा मिल गया, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कैसे पढ़ाता हूं। अब कोई पेरेंट्स आए जैसे मेरे पास कि सर ये है 10th क्लास में, अब ये स्टार्ट, ये 9th में ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं एक सिंगल लाइन बोलता हूं कि नाउ ही और शी इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। 10th बोर्ड तक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कैसे कराऊंगा, कैसे नहीं करा रहा, कितने दिन पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये चीजें कहने से पेरेंट्स का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम जहां भेज रहे हैं बच्चे को वो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन ये टीचर्स जो हैं इस तरीके के बहुत कम है, ठीक है। 1 आवर हुआ, बैच ओवर हुआ, छोड़ दिया बाकी अदर्स, तो उनको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता बाकी टीचर्स को। अब जितने टीचर्स इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा हमेशा ग्रो करेगा। लेकिन अब पेरेंट्स के लिए ये इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स भी देख पाएंगे कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे को 10th क्लास की स्टार्टिंग में ग्रूमिंग करनी है, या हमें कैसे ही उसके बेसिक्स क्लियर करवाने हमें भी खुद पहले से जानना खुद पहले से जानना है। स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, प्राइम नंबर्स, ये चीजें हैं। बच्चा प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। मैं बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है कंडक्ट, ठीक है, आप तो बच्चे ने, सारे बच्चों ने सेम आंसर निकाला होगा उनका, लेकिन टॉपर्स की अगर आप मार्कशीट देखोगे ना, आंसर शीट देखोगे, तो उसका आंसर थोड़ा सा ना हटके होंगे। प्रॉपर बॉक्स बनाया होगा, प्रॉपर आंसर लिखा होगा, स्टेप बाय स्टेप लाइन छोड़ी होगी, रफ कॉलम साइड में बनाया होगा। यही चीजें टीचर को अट्रैक्ट करती हैं। ये जो चीजें हैं इससे दिखेगा कि हाँ बच्चे ने कितने सिंसेरिटी से इस चीज को सॉल्व किया। अब ये चीजें लास्ट के 2 महीने 3 महीने में तो आ ही नहीं सकती, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम चाहिए। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा अगर ट्यूशन गया है तो उस ट्यूशन टीचर ने कैसे कराया, उनका मेथड क्या है, वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे ने प्रैक्टिस कितनी करी है, बच्चे की प्रैक्टिस कॉपी बनी है कि नहीं बनी, बच्चे ने क्या सीखा। डेली बच्चों से पूछो कि सर ने क्या कराया। तो पेरेंट्स का भी ना एक छोटा सा ना, एक 10th क्लास में ना, मैं कहूँगा जैसे बच्चे का तो बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना पेरेंट्स का भी बोर्ड एग्जाम, कुछ उनकी भी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर ध्यान नहीं दिया पेरेंट्स ने, अब बच्चा नंबर ले आया तो आप उसको सुनाएंगे पेरेंट्स कि नंबर नहीं आए। अरे भाई, अब तुम अगर इस पे थोड़ा सा वर्कआउट आप भी करते, हो सकता है रिजल्ट अच्छा आता, ठीक है।
तब आपको पता चलेगा कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। उस केस में आप कहोगे कि बच्चे ने मेहनत करी है, नंबर आए या नहीं आए, लेकिन अगर बच्चे ने मेहनत करी आपको दिखेगा वो। और अगर बिजी हैं, हम नहीं देख पा रहे, तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा बच्चा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो जो मार्क्स है ना, जो जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो उसी के ही उतने ही मार्क्स होते हैं। 10th बोर्ड जिसको लेके सबसे ज़्यादा फियर पेरेंट्स, स्टूडेंट, ट्यूटर सब में होता है। कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें करने से हमें हमेशा 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 बचना चाहिए। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ठीक है ये तो हो जाएगा, ये आता है, और वही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया उसी में ही सिली मिस्टेक्स होती है। तो ये मोस्टली बच्चे, हाँ ये हो गया ये हो गया ये आता नहीं। जब तक आप उसको 4 बार प्रैक्टिस करके नहीं देख रहे, जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप उसको मत बोलो कि वो हो जाएगा। अब जो आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पहले पढ़ा, अब फाइनल्स में उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लो। अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं 10th बोर्ड के लिए बोलूंगा कि अभी हमारे पास दिसंबर जनवरी है, एक बार पूरा एनसीईआरटी गो थ्रू करो। एनसीईआरटी पूरी गो थ्रू करके जिस जिस टॉपिक में डाउट है वो अपने ट्यूशन टीचर से या फिर अपने स्कूल टीचर से वो क्लियर करो, क्योंकि जो पेपर जो डिजाइन होगा वो एनसीईआरटी से ही होगा। उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पलर करनी है, क्योंकि 30% क्वेश्चन एग्जाम्पलर, 50% एनसीईआरटी एंड रिमेनिंग 20% एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चंस आते हैं जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एंड आपके जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स होते हैं वो उनसे डिजाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन सारी बुकों में सेम है, बस वो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल का टैग दे दिया। तो वो चीजें बच्चे आर.डी. शर्मा अगर एक चैप्टर की उठा ले तो 200 क्वेश्चन है वो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो जरूरत ही नहीं है बच्चों करने की। तो पहला फोकस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ही होना चाहिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। कभी भी मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ के आपको नहीं बोलना कि हमें ये आता है। तो जो चीज आती है उसको साइड करो, जो चीज पहले नहीं आ रही उसको थोड़ा सा सीखो, उसको सीख के प्रैक्टिस करो, सो दैट कि जो चीज आ रही है उसमें तो एक बार पढ़ना है बस। अब जो चीज नहीं आ रही उस पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका इक्वल हो जाएगा और आप उससे मार्क्स गेन कर पाओगे। कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ के लिए वो हार्ड होते हैं, कुछ के लिए वो इजी होते हैं। आपके कुछ ऐसे ही टफ टॉपिक्स के लिए टिप्स या कुछ फॉर्मूलाज जो हेल्पफुल हो सके स्टूडेंट्स के लिए? वो तो क्लास में ही हो पाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 10th क्लास में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 न्यू बुक में 8.3 है, तो जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 10 पार्ट्स हैं उसमें से जब मैंने दिया था, जब से लेकर 2008 से लेकर अब तक, उनमें से एक पार्ट आता ही आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज याद करना वो टफ चीजें हैं, लेकिन उस टफ को आप इजी कैसे बना रहे हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, 10th क्लास में जस्ट 1% है, और वही सेम ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी हार्ड लगेगा तो 11th 12th में तो और हार्ड लगने वाला है। तो कोई भी टॉपिक अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपका हार्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद जो बच्चों को जनरली जो डर लगता है वो एपी एक चैप्टर है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें 5.2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है, उसके जो क्वेश्चन नंबर 9 10 है एसएन वाले। तो पहले क्या होता था कि क्वेश्चन सेम आ जाते थे, लेकिन अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, केस स्टडीज क्वेश्चन आ जाते हैं। जब तक बच्चे ने डीप स्टडी नहीं करी होगी, थोरोली नहीं करा होगा, तो केस स्टडीज डर लगता है बच्चों करने में। वो क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन तो कर देंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ गया, केस स्टडी में आ गया, एक फोटो आ गई और उसके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, वो बच्चों को डर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने क्या हुआ, वो पहले क्रैम कर रखे हैं, लेकिन अब वो चेंज हो, क्या है वही चीज, सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है, सेम आंसर आना है, बस वो डर गए क्योंकि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एंड मोमेंट पर, एंड टाइम पर कुछ बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं। मैथ्स को लेकर कैसे खुद को संभालें
और क्या ऐसा करें कि जो एंड टाइम की भसड़ है उससे बच जाए? लास्ट के मोमेंट में मैं जैसे अपने बच्चों को गाइड करता हूँ कि अब जैसे फरवरी है और 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्ज़ाम है हमारा, तो मैं उनको कुछ नई चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप नई चीज़ें पढ़ो, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार आप रिवाइज करो, सो दैट कि 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स में आपने 10 पढ़ लिए, 4 नहीं पढ़े, तो आपको पैनिक होगा कि 4 नहीं पढ़े, 4 चैप्टर आने हैं 10 दिन में। लेकिन 10 ऐसे करो ना कि वो क्वालिटी आपकी हो कि 10 में से जो क्वेश्चन आए वो आपको पूरा 100% आप अटेम्प्ट करके आओ, उसका आंसर 100% निकाल के आओ। अब होता क्या, बच्चे क्या करते हैं, कोर्स पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है। स्कूलों में भी क्या होगा, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट, नवंबर तक कोर्स कंप्लीट। बहुत स्कूल्स ऐसे हैं कि नवंबर तक हमारा सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन अगर 40 बच्चों की क्लास है उनमें से अगर मैं 10 को भी खड़ा कर दूंगा ना, एक भी चैप्टर नहीं आता उनको। क्यों? मैम का बस काम ये हुआ, स्कूल का काम ये हुआ कि टाइम पीरियड में अपना सिलेबस कंप्लीट करा, चाहे किसी को आए या ना आए। सीबीएसई ने 1 ईयर असाइन किया हुआ है। 1 ईयर का मतलब 11 मंथ है। जो ये एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, ये केवल 3 महीने की बुक है। 3 महीने भी अगर बच्चा ढंग से अच्छी तरीके से कर ले तो 60+ नंबर ला सकता है ओनली एनसीईआरटी पढ़ के। लेकिन सीबीएसई ने इनको पूरा 11 मंथ क्यों दिया? क्योंकि आपको बस यही वाले क्वेश्चन नहीं करने, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक्स है, जिससे आपकी माइंड की पावर इंक्रीज होनी है कि आप एक चीज को अभी 1 डायमेंशन से सोच रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के इसलिए 11 मंथ दिया। वो सारी क्लासेस के लिए ऐसी है। 7th क्लास की मैथ्स, 8th क्लास की, 9th क्लास की मैथ्स 3 मंथ 4 मंथ में पूरी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है, सभी कर लेंगे। लेकिन सीबीएसई 11 मंथ क्यों देती? क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, इसीलिए 11 मंथ्स। कोई एक बेस्ट मैसेज जो आप मैथ्स के स्टूडेंट को बीइंग अ मैथ्स टीचर देना चाहें? एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊंगा, मैं अपना छोटी सी स्टोरी है, मतलब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तो उससे बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि बच्चों ने, अभी बच्चे जब लाइव सुनेंगे कि मतलब जानेंगे, तो आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। अब 9th क्लास तक मैं पढ़ने में बहुत ही डल था, मतलब ऐसा कि मतलब मैं अपने मार्क्स भी नहीं बता सकता उन कैमरा के कितने मार्क्स आए थे। तो मैंने पास भी नहीं हुआ था मैथ्स में, आप सोचिए, ठीक है। तो वट एवर आई एम, वट एवर आई विल बी, वट एवर आई वॉज, ऑल क्रेडिट गोज टू माई तरुण भैया। तो वो तरुण भैया की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, केवल उन तरुण भैया की वजह से पढ़ाया है। तो वो मेरे मेंटोर थे। अब 9th क्लास में मैं डिफरेंट टीचर से पढ़ा और ऐसे बहुत ज़्यादा वीक पढ़ाई में शैतानी करना और ये सब करना, जैसे नॉर्मली उस टाइम तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, हम दूसरी शैतानियाँ करते थे, ठीक है, पार्क में किसी के मार दिया, वो सब चीज़ें। तो अब 10th क्लास में पेरेंट्स को बताया, मेरे पेरेंट्स को बताया कि ऐसे तरुण भैया हैं और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे मतलब उनकी गाइडेंस में इसको आप भेजो अंकित को, तो वो इसको गाइड कर देंगे और इसको प्रॉपर लैंग्वेज में जानवर से इंसान बना देंगे इस, ठीक है। तो अब जिन्होंने बताया उनको भी थैंक यू, ठीक है। तो अब उनके पास गए, फर्स्ट टेस्ट हुआ हमारा, उन्होंने पढ़ाया 1 वीक, वो वीकली टेस्ट लेते थे, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट में आई वॉज स्कोर्ड 0 मार्क्स आउट ऑफ 12। तो 0 मार्क्स आए। उन्होंने मतलब उनका, देखो हर टीचर का ना एक अपना तरीका होता है, ठीक है। उस टाइम पर हमें लगता है यार टीचर स्ट्रिक्ट है बहुत, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस उस टाइम पर गुस्सा आता है कि भाई सर ने क्यों मारा या सर ने क्यों डांटा, हमारी ईगो हर्ट हो गई, डांटा। लेकिन वो जो स्ट्रिक्टनेस थी वो अब हमें रियलाइज होता है कि अगर वो उस टाइम पर नहीं हुई होती तो आज हम ये ना होते, आज आप वो अंकित जिंदल नहीं होते, राइट, जो कई मैथ्स के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं और उन्हें वो राइट टेक्निक सिखा रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं उनका मैथ्स का फियर नहीं। डेफिनेटली। तो अब उन्होंने मतलब वो समझ गए कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, तो वो एक अलग स्टोरी में चला जाएगा, उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो
फिर नेक्स्ट टेस्ट हुआ, आई वाज को 2 मार्क्स अगेन, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, अब थोड़ी कम पिटाई हुई, फिर उन्होंने समझाया, फिर ऐसे करते करते जून में अप्रैल में हमने ज्वाइन किया था, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। देन उसके बाद हम मार्च अप्रैल मई जून में पढ़ा पूरा। अब फर्स्ट टर्म आए, स्कूल के फर्स्ट टर्म आए, अब पिटते रहे, पढ़ते रहे, पिटते रहे, पढ़ते रहे, ऐसे 2-3 मंथ चलता रहा। अब पहले क्या होता था, पूरे पूरे पेपर होते थे। तो फर्स्ट टर्म हुआ, सो एक मनीषा मैम होती है डीएवी स्कूल से, मनीषा मैम है डीएवी स्कूल में, तो शी वाज शॉक्ड कि I was scored 99 marks out of 100. Oh, great. The same guy who scored 28 marks just few months back. The same guy who scored 99 marks. She entered in the room and Ankit Jindal, yes ma'am, clap for this guy. ठीक है, उन्होंने वो पूरा क्लास में बताया, ठीक है। इस बात पे तो मैं भी आई clap वॉज करूंगी। शॉक कि ये कैसे। अब वो दिखा कि ड्रास्टिक चेंज होगा, 28 से 99 मार्क्स वाला ड्रास्टिक चेंज हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो केवल मेरे को पता है। वही कहानी सुननी थी मुझे। एग्जैक्टली तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे उसको सुने और उससे मोटिवेट हो कि जब इस तरीके से कोई ऐसा कर सकता है तो फिर बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते। तो फिर कोई भी कर सकता तो है। राइट, अब उस का जो इंटरवल था, उस इंटरवल में क्या हुआ था, फर्स्ट टेस्ट में 0, सेकंड टेस्ट में 2 मार्क्स। अब धीरे धीरे सर ने हमसे प्रैक्टिस करवाई, ठीक है, एक क्वेश्चन को 4-4 बार 10-10 बार हमने किया, ठीक है, पिटते रहे, पढ़ते रहे। अब एक टाइम ऐसा आया कि रात को 2 बजे खुल गई, हम 2 बजे मैथ्स कर रहे हैं, 4 बजे खुल गई, 4 बजे मैथ्स कर रहे हैं, मम्मी खाना ला रही है, पता ही नहीं खाना कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, लाइट नहीं है, कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, मैथ्स 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 चारों तरफ हम, मतलब बस मैथ्स का ही ऐसा हो गया था कि बस मैथ्स ही कर रहे हैं, मैथ्स ही कर रहे हैं। क्योंकि अब वो चीज़ें मिल गई हमें, क्योंकि हमने किया डर की वजह से, कि वो स्टिकनेस दिखाई सर ने, तो डर की वजह से हमने वो प्रैक्टिस कर ली। लेकिन वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो चीज हमारे साथ हुई। अब जब नंबर आए और प्रैक्टिस करी, उन भैया की गाइडेंस मिली, उन्होंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई, उन्होंने टेस्ट लिए, उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ कमी है वहाँ कमी है, तो उनकी गाइडेंस से ये सब चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, हाफ ईयरली के बाद, फर्स्ट टर्म के बाद हाफ ईयरली हुए, हाफ ईयर। अब तो जब 99 आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, अरे ठीक है अब तो हम राजन, अब तो पढ़ लिया, अब तो मैथ्स के वो है चैंपियन हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और ये सबके साथ होती है। ऐसा नहीं कि मैं एक विरला हूँ या मेरे साथ ही क्यों हुआ, सबके साथ होगा ये चीज़ें, जो इस तरीके से करेगा। अब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अब सीधा धड़ाम 60 नंबर, 60 मार्क्स आए। अब वो भैया ने कुछ नहीं बोला, अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, अब उन्होंने कहा कि जो तेरा पोटेंशियल था मैंने तुझे वहां खड़ा कर दिया, लेकिन अब तू अपनी वजह से डाउनग्रेड हो गया। तब रियलाइज हुआ कि नहीं, जो गुरु का जो सानिध्य है और जो गुरु की जो बातें हैं, मंत्र है, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र जो होता है, जब तक आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो ना, तो आपको सक्सेस मिलती रहेगी। जहां आप इधर उधर भटके तो आप फिर भटक ही गए हो। तो अब उसके बाद सोचा कि नहीं, दोबारा से वो लाना, थोड़ा टाइम लगा कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उसको कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने का टाइम लगा। 10th बोर्ड में आई वाज स्कोर्ड 99 मार्क्स। मुझे अभी भी याद है, आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर नंबर 9 होता है, हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का, उसमें एक फ्लाइट वाला क्वेश्चन आया था 3000 मीटर वाला। उसमें बस मैंने 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट नहीं लगाई थी, तो टीचर ने मेरा वो डिडक्ट करा था। तो 99। अब 1 मार्क का जो रिग्रेट है ना, इतनी मेहनत करने के बाद जो 1 मार्क का रिग्रेट है, वो मेरे को अभी तक रिग्रेट है, वो पूरी लाइफ टाइम तक रिग्रेट रहेगा कि 1 मार्क क्यों नहीं आया, 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आए। अब वो 100 आउट ऑफ 100, अब मैं सोचता हूँ कि मैं अगर पढ़ लिया, मेरे जैसा बच्चा पढ़ लिया, तो यार ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे अपना रोल नंबर डालें और एंटर करें, रिजल्ट जिस दिन आ रहा है उस दिन लैपटॉप पे अपना अगर रोल नंबर डाल के एंटर करते हैं ना, कोई बच्चा ये ना कह पाए काश थोड़ा और पढ़ लिए होते। तो ये स्टेटमेंट ना, अब वो जो बच्चा बोलेगा ना कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते, तो वो उसका पास्ट है ना, वो कहेगा यार सर सही कहते थे, लेकिन अब टाइम निकल चुका है। बिल्कुल, चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो टाइम जो है ना, उस मोमेंट के लिए आपको पढ़ना है।
अगर आपके वही 100 ऑफ 100 आएंगे ना तो आप रो जाओगे, आपको खुशी के आंसू होंगे कि हाँ, तुम्हें लगा कि फिर तुम डांट, जो सर ने डांटा है, जो सर ने मारा है, वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, अब तुम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को नहीं मारना, अरे भाई मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना किसी से, या कि मैं किसी बच्चे को हार्म क्यों करूंगा। वही वाले डॉग वाला इंसिडेंट कि अगर डॉग पीछे होगा ना तो बच्चा अपने पोटेंशियल से ज्यादा भाग रहा है, लेकिन अगर डॉग नहीं है तो ठीक है, नंबर तो आ ही रहा है, पोटेंशियल भी समटाइम्स यूज नहीं हाँ, तो वो उसके अलग अलग मेथड है। तो मेरे पास 50 बच्चों का बैच है, 30 बच्चों का बैच है, तो 30 माइंड्स बैठे हैं मेरे पास। 10 बच्चे प्यार से पढ़ने वाले हैं, 10 बच्चे स्टिकनेस से पढ़ने वाले हैं, और 5 ऐसे भी हैं जो स्टिकनेस से सुनते ही वही घबरा जाएंगे। तो सब बच्चों को हैंडल करना एक डिफरेंट तरीका है, एक अलग टास्क है, अलग टास्क है। तो वही चीज है कि टीचर्स जो आपको गाइड कर रहा है ना, क्योंकि स्कूल के टीचर्स के लिए एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो वो उस जोन में नहीं है। आपके बच्चे की जो गाइडेंस करेगा ना, वो एक ट्यूशन टीचर, एक मेंटोर, वो गाइड कैसे कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अंकित जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि अंकित जिंदल के दिए हुए मैथ्स के कुछ मंत्र, टिप्स आपके लिए आगे जाकर ज़रूर हेल्पफुल होंगे, आपको इनसे मदद मिलेगी। और ये गुरु मंत्र अगर आपने भी ज़िंदगी में पढ़ लिए या पकड़ लिए तो आपकी नैया मैथ्स में ज़रूर पार हो जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी मैं देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस बातचीत को और भी मैथ्स स्टूडेंट के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।